And welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 15th of October 2023. 15 अक्टूबर 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। आज का संडे का न्यूज़पेपर है, बहुत अच्छा आता है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस न्यूज़पेपर। तो बने रहिए, आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहली न्यूज़ जो है वो फ्रंट पेज की है, फेरी टू श्रीलंका प्लाइज आफ्टर 40 ईयर्स। तो 40 सालों के बाद एक जो फेरी सर्विस है इंडिया और श्रीलंका के बीच, जो दोबारा से चालू की गई है। सर्विस कौन से दो पॉइंट्स के बीच में है वो देख लेते हैं, लिख लीजिए अपने नोट्स में। पहला पॉइंट है नागपट्टिनम, जो कि तमिलनाडु में है, एंड दूसरा है कनकेसनथुरई। याद रखिएगा, नागपट्टिनम से लेकर के कनकेसनथुरई, दीज आर द 2 पॉइंट्स जहाँ पर ये है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, इसका क्या रेलेवेंस है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो डीपनिंग ऑफ इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टाइज है उनको शोकेस करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। नागपट्टिनम इन तमिलनाडु, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, एंड कनकेसनथुरई जो कि नदर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका में आता है। ये आप याद रखिएगा, पहली न्यूज़ थी, ठीक है। दूसरी न्यूज़ में देखते हैं, सिक्किम्स फॉलन डैम हॉन्ट्स इंडियाज ड्रीम्स इन भूटान। तो आपको पता होगा कि रिसेंटली जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के कारण सिक्किम में जो बाढ़ आई, जहाँ पे काफ़ी लोगों की जान भी गई, माल का भी काफ़ी नुकसान हुआ, उसमें एक डैम का नुकसान हुआ था सिक्किम में, जिसका नाम था चुंगथांग डैम। याद रखिएगा, लोहनाक ग्लेशियर था, लोहनाक ग्लेशियर, और चुंगथांग डैम था, जो कि सिक्किम का है। याद रखिएगा, तीस्ता 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है तीस्ता रिवर पे, एंड इस पे लगभग 94 लोग थे जिनकी डेथ हो गई थी। एटलीस्ट 94 पीपल्स डाइड बिकॉज ऑफ दिस, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, इंडिया भी कुछ प्रोजेक्ट्स का ड्रीम लेकर के चल रहा है भूटान में। उनके नाम देख लीजिए, यहाँ लिखा है पुनात सांगछू, जो कि पूना 1 कहलाता है, पुनात सांगछू, एंड पुनात सांगछू स्टेज 2, पूना 2 जिसको हम बोलते हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा वो लग रही है, क्योंकि इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है खोलोंगछू, ठीक है ना। तो लिखा है तीनों। तो पुनात सांगछू, अगर आपसे कोई पूछे, खोलोंगछू कोई आपसे पूछे क्या है, तो ये भूटान के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया टेक ओवर कर रहा है, ठीक है, विच आर फंडेड बाय इंडिया, है ना। और ये काफ़ी वो होगा, ठीक है ना। अब इसी न्यूज़ आइटम में एक बॉडी के बारे में आया था, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ठीक है ना। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बारे में बता दूं, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर आपसे मैं बोलूं कोई चीज़ की स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियस है किसी एक्ट में बनी होगी। तो इसका जो एक्ट है वो है सेक्शन 3(1), और एक एक्ट रिपील हो चुका है जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, ठीक है। बाद में रिपील होने के बाद कौन सा एक्ट आया था, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का आया था। 48 के एक्ट में ये बॉडी बनाई गई थी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, और बाद में फिर ये ट्रांसफ़र कर दी गई इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत, ठीक है ना। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट टाइम बॉडी इन 1951 एंड मेड अ फुल टाइम बॉडी इन 1975। तो पहले तो ये पार्ट टाइम बॉडी के रूप में थी 1951 में, बाद में ये 1975 में फुल टाइम बॉडी के रूप में बना दी गई, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 का, उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 14 मेंबर्स, केवल 14 मेंबर्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, चेयरपर्सन को मिला करके, एंड नॉट मोर देन 8 शैल बी फुल टाइम मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, एंड 8 जो रहेंगे दैट शैल बी द फुल टाइम मेंबर्स, ठीक है ना। सीईए को हेड कौन करता है, तो चेयरपर्सन हेड करता है, हु एक्ट्स एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बॉडी। अब आगे हम देख लेते हैं। अब देखो हुआ क्या था एक्चुअली, डाउट्स वर रेज्ड इन February व्हेन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अपलोडेड अ नोट ऑन दीज प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड बीइंग कंस्ट्रक्टेड एंड परस्यूड अंडर अ 2006 एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन। तो 2006 में इंडिया और भूटान के बीच में कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया था। उसी के अंतर्गत इन प्रोजेक्ट्स को जो पूना 1 पूना 2 प्रोजेक्ट्स हैं उनको किया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये जो पूना 1 है, ये है, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी कमीशनड इन 2024-25, ठीक है। अब धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट जो कमिशनिंग इट इज़ बीइंग डिलेड ड्यू टू द मूवमेंट एंड सब्सिडेंस ऑफ द राइट बैंक हिल मास। तो अभी रिसेंटली जो हुआ है ना लैंडस्लाइड टाइप का, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, उसी कारण से अभी इसकी कमिशनिंग को थोड़ा डिले और किया जा रहा है, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सिक्किम जैसा हादसा हुआ वो भूटान में फिर हो जाए, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं। अगली जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंफर्म किया है इंडिया की बिड टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स।
2036 का जो ओलंपिक्स है वो होस्ट करना चाहता है इंडिया। अब ये कहाँ हमने बोला है, ये 141st, याद रखिएगा 141, मैं आपको यहाँ पे लिख करके भी दिखा देता हूँ, तो याद रखिएगा 141 इस नंबर की IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की जो मीटिंग है वो इस बार कहाँ पे हुई है, इंडिया, मुंबई में हुई है, ठीक है ना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो 141st मीटिंग है कहाँ पे हुई है, इंडिया में हुई है, मुंबई में हुई है। और इसी में इंडिया ने कहा है कि भैया 2036 का जो ओलंपिक्स है वो हम होस्ट करना चाहते हैं। 2000 अभी 24 वाला तो पता है आपको फ्रांस में होने वाला है, फ्रांस पेरिस में होने वाला है, और फिर 28 वाला आई थिंक लॉस एंजल्स में है, 32 वाला ब्रिस्बेन में है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, 2032 का ब्रिस्बेन में है, 28 का लॉस एंजल्स में है, 36 के लिए हमने बिड किया है, ठीक है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, लास्ट पेजेस से आते हैं। यहाँ पे अब एक न्यूज़ थी एक्चुअली इंटरनेशनल क्लाउन फेस्टिवल का, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल क्लाउन फेस्टिवल जो है वो धीरे धीरे हर एक कंट्री में टूर करता है, और इंडिया में भी वो उसका टूर हुआ, चेन्नई में हुआ, मुंबई में हुआ। 2010 से ये इंटरनेशनल क्लाउन फेस्टिवल इस्टेब्लिश किया गया, याद रखिएगा इंटरनेशनल क्लाउन फेस्टिवल कब इस्टेब्लिश किया गया था, 2010 में, और इसका ये 9th एडिशन है जो कि हो रहा है। आई थिंक बीच में कोविड के दौरान नहीं किया गया था, अदरवाइज ये 9th एडिशन है। और अभी इसमें कुछ जो क्लाउन्स आए उनके नाम इसमें देखो दिए हुए हैं, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आ सकता है कि टोपो, कैप्टन डैजल या फिर स्लीपी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर वो पूछना चाहे तो, टफ करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो टोपो, कैप्टन डैजल और स्लीपी ये अलग अलग क्लाउन्स हैं इंटरनेशनल क्लाउन फेस्टिवल में जो पार्टिसिपेट किए हैं। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट देम एज वेल। लिख लीजिए नोट्स में, तो ऐड करके रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर मोदी कंफर्म्ड इंडियाज बिड टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा हमने 2029 का यूथ ओलंपिक्स भी होस्ट करने के लिए विलिंगनेस दिखाई है। 2029 का यूथ ओलंपिक्स भी होस्ट करने के लिए हमने विलिंगनेस दिखाई है। IOC को डिसीजन लेना है, देखते हैं कि IOC क्या डिसीजन लेता है। होप यू विल रिमेंबर दैट। कल इंडिया ने बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया, सो आई थिंक पाकिस्तान को अब डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो अब इंडिया ही है, एंड इंडिया को टेक ओवर कर लेना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि फाइनली वो हर चीज़ में अब हमसे बिल्कुल पीछे हो गए। मुझे लगता था कि बॉलिंग अटैक ऐसा है पाकिस्तान का जो हो सकता है इंडिया से आगे हो, बट अब फाइनली दे हैव कंसीडर्ड दैट ऑल्सो। तो अब कोई ऐसी चीज़ नहीं जैसे पाकिस्तान आगे है। सिंगिंग थोड़ी बहुत फिर भी हम ठीक है कह सकते हैं कि सिंगिंग में अच्छे हैं पाकिस्तान वाले, लेकिन ओवरऑल अब उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि दे आर पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, एंड दे want to be ruled under this present government। तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है। अगला न्यूज़ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सेंटर ने अनवील किया है एक नया स्कीम जिसका नाम है ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट, ठीक है ना। तो ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट क्या है मैं आपको बता दूं। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एक स्पेशल प्रोग्राम जो कि अलाउ करेगा एक इंडिविजुअल को और या एंटिटी को, इंडिविजुअल को भी और एंटिटी को भी, कि वो ग्रीन क्रेडिट अर्न कर सकें एंड उनको ट्रेड कर सकें, ठीक है ना, एक डेडिकेटेड एक्सचेंज में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एक स्पेशल प्रोग्राम जिसको बोलते हैं ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट। और ये प्रोग्राम क्यों दिया गया है, उन्होंने क्यों किया है, ताकि न केवल इंडिविजुअल्स या एंटिटीज़ ग्रीन क्रेडिट अर्न कर सकें बल्कि उनको ट्रेड भी कर सकें। अब ग्रीन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ग्रीन क्रेडिट का मतलब एक ऐसी क्रेडिट है, एक ऐसी यूनिट है जो कि आप अर्न करेंगे जब आप कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी करेंगे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब कौन सी एक्टिविटी करेंगे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो ये लाइफ प्रोग्राम जो था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, जिसमें बोलते हैं लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट कैंपेन, की जिसमें बोला था कि इंडिविजुअल्स जो हैं अपने स्तर पर ऐसी लाइफ स्टाइल रखें कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो। तो उसी के अंतर्गत 8 टाइप की एक्टिविटीज़ है जिनको इंक्लूड किया गया है ग्रीन क्रेडिट में। 8 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर देयर। अब 8 कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? तो पहली है जैसे ट्री प्लांटेशन, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन रिडक्शन, मैनग्रूव कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन। ये सब एक्टिविटीज़ जब आप करते हैं तो ये आपको ग्रीन क्रेडिट दिलाएगा, और आप इन ग्रीन क्रेडिट को अगर चाहें तो फिर ट्रेड कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड पोर्टल जो बनाया जाएगा, डेडिकेटेड एक्सचेंज जो बनाया जाएगा, ठीक है ना। एक ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री भी बनाई जाएगी जिसमें आपका पूरा लेखा जोखा रहेगा, और ग्रीन क्रेडिट एक्सचेंज रहेगा जिसमें आप जाकर के ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। हाँ, अगर मान लो कोई ग्रीन क्रेडिट आपको किसी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए मिलेगी तो फिर आपको वो ग्रीन क्रेडिट ट्रेड नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, मान लो मैं आपको कोई पैसा दूं कि भैया इसका यही करना, तो मतलब इसका फिर आप दूसरा यूज़ नहीं कर सकते ना, तो वही ग्रीन क्रेडिट में भी वही रहेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
एक न्यूज़ था जिसमें इसराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में था। तो आप सब जानते हैं उस सिस्टम का नाम आयरन डोम बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे आयरन डोम क्या है, तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि इसराइल का सिस्टम है। एंड हमास ने जो अटैक किए थे उनको काफ़ी रोका भी इसने, है ना। आयरन डोम ने इसराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, वाई आर द अबॉर्शन लॉज इन स्पॉटलाइट अगेन। अब क्यों लॉज स्पॉटलाइट में, ये तो आप सबको पता होगा। 26 हफ्ते के बाद की एक डिलीवरी थी जिसमें वुमेन ने कहा कि अब वो नहीं बच्चा पैदा करना चाहती है, जिसका केस गया बीवी नागरत्ना जी के पास, और एक और 2 जज बेंच थी, 2 वुमेन जज ही थी। उनमें मतलब डिवाइसिव जजमेंट आया जिसमें दोनों ने अलग अलग चीज़ें कही। एक ने सपोर्ट किया, कहा कि ठीक है वुमेन के पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए। दूसरे ने कहा कि नहीं, अनबॉर्न चाइल्ड के भी राइट्स हैं। इस कारण से ये स्पॉटलाइट में आया है। क्या है नियम इंडिया में, आप सबको बताया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 का, जिसका रिसेंटली 2021 में अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया कि अगर 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना है तो उसमें केवल एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उसके व्यूज़ लगेंगे। अगर 20 से 24 हफ्ते तक का आपको टर्मिनेशन करना है तो उसमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के व्यूज़ लगेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको 24 हफ्ते के ऊपर की प्रेगनेंसी का अबॉर्ट करना है तो उसमें स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड रहेगा, जिसका मतलब व्यू पॉइंट लगेगा कि क्या कोई स्पेशल केस है या फीटल एबनॉर्मेलिटी है ना। इसके अलावा जो 20 से 24 हफ्ते की जेस्टेशन कैटेगरी है उसमें भी कुछ स्पेशल कैटेगरी की ही वुमेन इंक्लूड की जाएंगी, जिसमें सर्वाइवर्स ऑफ रेप है, विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट है, वल्नरेबल वुमेन लाइक डिफरेंटली एबल्ड माइनर्स, इनको किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो इंडिया के लॉज हो गए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द ग्लोबल ट्रेंड ऑन द अबॉर्शन लॉज। तो ग्लोबली देयर हैज़ बीन अ ट्रेंड टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन ऑफ अबॉर्शन लॉज एंड इंक्रीज्ड एक्सेस टू अबॉर्शन सर्विसेज। तो अगर हम ग्लोबली बात करें तो लिबरलाइजेशन देखने को मिला है अबॉर्शन लॉज में, ठीक है ना। सिंस 1990s नियरली 60 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव ईज्ड अबॉर्शन लॉज। लगभग 60 कंट्रीज ऐसी हैं 1990 के बाद जिन्होंने अबॉर्शन लॉज को थोड़ा ईजी कर दिया है। ओनली 4 कंट्रीज नेमली यूएस, एल सल्वाडोर, निकारागुआ एंड पोलैंड, दे हैव रिमूव्ड लीगल ग्राउंड्स फॉर अबॉर्शन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। अभी यूएस ने अभी रिसेंटली किया था ना, तो केवल ये 4 ही कंट्री हैं जिन्होंने लीगल ग्राउंड्स को रिमूव कर दिया है फॉर अबॉर्शन, ठीक है ना। यूएस ने तो 2022 में ही राइट टू अबॉर्शन हटाया था, तो बहुत रिसेंट है। अब एक सवाल आता है कि इज़ फीटस अ लिविंग बीइंग, क्या उसके राइट्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि इंडिया का जो लीगल सिनारियो है बहुत क्लियर नहीं है वेदर अ फीटस इज़ लिविंग बीइंग और नॉट, ठीक है ना। तो ये केस टू केस बेसिस पे अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट पर डिपेंड करता है, उस पर रहता है कि वो क्या मानते हैं। अदरवाइज इसको क्लियर शब्दों में नहीं बताया गया कभी इंडिया के उसमें, ठीक है ना। हाउ इज़ IORA अ की ब्लॉक फॉर इंडिया। तो IORA क्या है, IORA है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। अब आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली प्रेसिडेंटशिप जो है वो कोलंबो यानी श्रीलंका को हमने ट्रांसफ़र कर दी। 23 नेशन ग्रुपिंग है ये IORA, है ना, याद रखिएगा। एंड इस बार 11 डायलॉग पार्टनर्स भी थे एंड हमारे 23 मेंबर्स भी हैं। इसके अलावा आपको बता दूं मैं कि IORA कैसे बना, तो 1997 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, है ना। तो याद रखिएगा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसमें 23 कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका से, वेस्ट एशिया से, साउथ एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से एंड लिटोरल स्टेट्स विच आर सिचुएटेड इन एंड अराउंड द इंडियन ओशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ पहली चीज़ तो कि अगर आपको कभी UPSC लिख के देता है कि IORA में केवल और केवल एशियन कंट्रीज़ हैं, या लिख दे IORA में केवल एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ये भी गलत है ना। ओशियानिया यानी ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया की भी कंट्रीज़ हैं, तो ऐसा नहीं गलत मानने रहा, ठीक है ना। इसकी एपेक्स बॉडी जो है IORA की, वो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जो कि हर साल एक बार मिलती है, ठीक है, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, ठीक है। एंड इसकी जो चेयरमैनशिप है वो रोटेशन के थ्रू हर 2 साल में चेंज होती है। अभी श्रीलंका ने चार्ज लिया है एज द चेयर दिस ईयर फ्रॉम बांग्लादेश, एंड इंडिया इज़ द वाइस चेयर। इंडिया वाइस चेयर है, श्रीलंका चेयर है, ठीक है ना। IORA की मेंबरशिप में 23 कंट्रीज हैं। इसमें मैं आपको मेंबरशिप बता दूँ, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोज, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशियस, मोज़ाम्बिक, ओमान, सिशल्स, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, UAE, यमन, ठीक है। 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं, मैंने आपको बताया ऊपर। 11 डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन से हैं, चाइना, इजिप्ट,
सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इटली, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, टर्की, यूके, यूएस। IORA का फॉर्मेशन 1997 में हुआ था, ठीक है। और तब इसको कहा जाता था इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। और मॉरिशस में हुआ था। जेनेसिस केम फ्रॉम अ स्पीच ऑफ नेल्सन मंडेला दैट ही गेव इन 1995। नेल्सन मंडेला ने 1995 में एक स्पीच दी थी दिल्ली में, उसके तर्ज पे इसको बनाया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। अ थर्ड ऑफ द, अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियस बात है इट रिप्रेजेंट्स अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। 80% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड यहाँ से होता है। 50% ऑफ वर्ल्ड्स कंटेनराइज्ड कार्गो यहाँ से जाते हैं। 33% ऑफ इट्स बल्क कार्गो यहाँ से पास होता है। द रीजन प्रोड्यूसेस अ कंबाइंड टोटल ऑफ $1 ट्रिलियन इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंट्रा IORA ट्रेड इज बिल्ड एट अराउंड $800 बिलियन। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ग्रुपिंग है, इस रीजन की बहुत महत्ता है अपने आप में, और इसी कारण से ये इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। इजिप्ट इज रेसिंग टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस सी। अब एक न्यूज़ आई थी साइंस सेगमेंट में जिसमें इजिप्ट हैज़ बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अचीव गोल्ड टियर स्टेटस ऑन द पाथ टू एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी को एलिमिनेट करने के रास्ते में इजिप्ट पहली कंट्री बन गई है जिसको गोल्ड टियर स्टेटस दिया गया है WHO के द्वारा, ठीक है ना। तो WHO हैज़ ग्रांटेड दिस गोल्ड टियर स्टेटस टू इजिप्ट फॉर एलिमिनेटिंग दिस मतलब एफर्ट्स टू एलिमिनेट द हेपेटाइटिस सी, ठीक है। गोल्ड टियर स्टेटस रीच करने के लिए आपको बहुत सारे क्राइटेरियाज लेने पड़ते हैं, जैसे 100% ब्लड एंड इंजेक्शन सेफ्टी होनी चाहिए। इसके अलावा 80% का डायग्नोसिस होना चाहिए कम से कम। उन 80% में से 70% कम से कम इंडिविजुअल्स आपने ट्रीट किए हों, है ना। तो इजिप्ट में ये रेशियो बहुत ज़्यादा है। डायग्नोसिस 87% का है और उनमें से ट्रीट 93% हुए हैं। काफ़ी अच्छा काम किया है इजिप्ट ने इन हेपेटाइटिस सी। इसके लिए बहुत सारा उन्होंने थोड़ा वॉच रखा है ना, अवेयरनेस फैलाई है। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डन बाय इजिप्ट, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, टेली मेडिसिन किया है इन द हार्ड टू रीच रीजन्स में, जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता वहाँ पे टेली मेडिसिन और इन सब के थ्रू मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचाई जा रही हैं। दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग। अवदीवका, यहाँ पे एक नाम है अवदीवका, तो मैं सिटी ऑफ अवदीवका बता दूंगा, ये यूक्रेन की सिटी है। और दूसरा यहाँ पे टाइटल है ब्लैक सी। तो ब्लैक सी का एक मैप है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्लैक सी के अराउंड की कंट्रीज़। जैसे कि ब्लैक सी आपको दिख रहा होगा, ऊपर आपको यूक्रेन दिख रहा है, फिर रोमानिया, बुल्गारिया, फिर नीचे टर्की, फिर जी से जॉर्जिया, आर से रशिया। इसका कोड है बर्गर, बी यानी बी से बुल्गारिया, यू बर्गर, तो यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया, फिर जी से जॉर्जिया, फिर दूसरा आर से रशिया, बर्गर टी यानी कि टी से टर्की। यहाँ पे ब्लैक सी के अराउंड देखो, यहाँ पे कर्च स्ट्रेट है, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को जो डिवाइड करता है। तो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को कौन डिवाइड करता है? कर्च स्ट्रेट। और वहाँ बीच में इस्तांबुल जो सिटी दिख रही है, देखो इस्तांबुल, और उसके नीचे यहाँ पे आपको सी ऑफ मारमरा दिख होगा। तो इस तरीके से आप ऑर्डर याद रखिएगा, सी ऑफ मारमरा, ब्लैक सी ऑफ आपका कर्च स्ट्रेट एंड सी ऑफ अजोव, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अवदीवका याद रखिएगा, सिटी इन यूक्रेन, अगर कहीं पूछता है आपसे तो। ऑस्ट्रेलियन वोटर्स रिजेक्ट ग्रेटर इंडिजिनस राइट्स। अब ऑस्ट्रेलिया में एक रेफरेंडम हुआ था जो कि इंडिजिनस जो वहाँ के कम्युनिटीज़ हैं, जैसे बिंदीबू, एक एबोरिजिनल्स इनको कहा जाता है, ओरिजिनल्स को यानी एबोरिजिनल्स बोलते हैं इसको, ABOR ओरिजिनल्स, ठीक है ना। तो इनके राइट्स के लिए कि भैया 1901 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इनका कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1901 में बना था। उसको अमेंड करके इनको थोड़ा राइट्स बढ़ाने की बात की गई थी, बट वो रेफरेंडम रिजेक्ट कर दिया गया। 122 साल पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब उसमें अमेंडमेंट नहीं किया गया। तो याद रखिएगा, आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। सेंटर सीक्स इंक्लूजन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑन WHO लिस्ट। अब सेंटर ने WHO को कहा कि भैया हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनको अपने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस ICD के अंदर आप इंक्लूड करो, है ना। आप उसका रिवीजन करने वाले हो, 11th रिवीजन होने वाला है WHO के इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस का। एंड उसमें आप सप्लीमेंट्री चैप्टर जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन का ऐड करो और उसमें इंडिया के ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम को बताओ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि थी। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छे न्यूज़ आइटम्स थे, आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।